अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रिजवान भाई, आप एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपका। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। जी, बेसिक चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों वाले सवाल करूँगा मैं आपसे। ठीक तो है। आपने जो है ना वो मेरे नाजरीन के लिए थोड़ा तफसील के साथ बताना है। जी, बिल्कुल। जो वो छोटी छोटी बातें जो लोग पूछना चाहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते या उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, मैं कोशिश करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाए। जी, बिल्कुल। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, एक्सपोर्ट के मकासद के लिए कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है कि हमने अपनी कंपनी का नाम रखा क्या है। उसके लिए हम अपनी कंपनी के कोई भी मुनासिब सा नाम देखते हैं कि जो हमारे बिज़नेस को शो कर सके। पर किसी भी हर प्रोडक्ट के लिहाज से कंपनी का नाम रखा जाता है। हमें अपनी कंपनी का नाम उस तरह रखना है जो हमारी प्रोडक्ट लाइन को शो करे, यानी हमारी जो प्रोडक्ट है हमारा नाम उसको रिफ्लेक्ट भी करे। रिफ्लेक्ट करे। जैसे सर्जिकल में है तो उसमें प्रोडक्ट नाम के साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हम अपना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट और कुछ कंपनीज इस तरह की होती हैं कि वो कुछ नाम लगा देती है, इंटरट्रेड, इंटरप्राइज। उससे ये होता है कि हम अपनी कंपनी को शो नहीं कर सकते, कि स्पेसिफिक नहीं होता कि हम ये प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं चलता जी हाँ, बिल्कुल। कि क्या है। जैसे कि मैं फर्टिलाइज़र का काम करता हूँ तो मेरी कंपनी का जो पहला नाम है वो जो है सो है, आगे मैंने फर्टिलाइज़र्स लगाया हुआ है तो पता चलता है कि ये कंपनी फर्टिलाइज़र्स का काम करती है। ऐसे ही सर्जिकल का काम कर रहा है कोई बंदा, जैसे आप कर रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो सर्जिकल का वर्ड जो है वो यूज़ होना चाहिए। यूज़ होना चाहिए। इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो? इसकी रजिस्ट्रेशन आप अपने मुतलका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर सकते हैं। हर सिटी का अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, जैसे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा कराची। हर सिटी को अपने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिले हुए हैं। कोई फॉर्म होता है जिसके ऊपर हम नाम लिख के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जमा करवाते हैं कि जी हमें ये नाम चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए हमें अपना विज़िट करना पड़ता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। वहाँ से हमें एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपके पास पड़ा होगा इस वक्त? जी हाँ, ये हमारे पास अवेलेबल होगा। दिखाएंगे थोड़ा, मैं जी। ज़रा। जी, ये जी। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर चेकिंग ऑफ अवेलेबल ऑफ फर्म्स नेम। जी तो यहाँ पे आप 5 नाम दे सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, अपना नेम, CNSE नंबर और बिजनेस एड्रेस, जहाँ पे आपका ऑफिस होगा या फैक्ट्री होगी, जो भी होगी। ठीक है। यहाँ पे हमने अपने 5 नेम ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो वहाँ पर अवेलेबल हों। जो भी यहाँ पाँचों में से कोई भी एक भी अवेलेबल होगा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें टिक कर देगी कि ये नाम ये अवेलेबल हैं, आप इस पर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। मे भी पाँचों रजिस्टर्ड हों, मिल सकते हों, अवेलेबल हों, मे भी एक भी ना मिले। अगर एक भी नाम अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या एप्लीकेशन दोबारा देनी पड़ेगी? दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी और दोबारा ही अपने फॉर्म लेना पड़ेगा। इसकी फीस कितनी होती है? राउंड अबाउट 1500 या 2000 इसकी फ़ी। 1500 से 2000। 1500 से 2000 इसमें होगा। यानी ये 5 नाम अगर एक मरतबा में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप दोबारा फीस जमा करवा के दोबारा ये फॉर्म फिल करेंगे? हाँ, उसके लिए हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। कोई और नाम हमें जो सूटेबल हमें लगे हम वो सिलेक्ट करेंगे। इसके नाम हमें मिल गया जी, अगला प्रोसेस क्या होगा? इसके बाद हमें दूसरा एक फॉर्म मिलेगा, वो ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। जी हाँ, यानी चैम्बर की मेंबरशिप लेनी है। चैम्बर की मेंबरशिप लेनी है। तो इस पे यानी वो कंपनी का नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इसकी फ़ीस होती है? इसकी तकरीबन 2500 रुपये फ़ीस होगी। 2500 रुपया। हाँ अब आपके पास फर्म भी आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है जी। अब आपके पास मेंबरशिप भी आ चुकी है। फर्म अभी रजिस्टर नहीं हुई, नाम अवेलेबल हैं। उसके बाद वो हमें देंगे कि NTN नंबर बनवाएं। NTN जो हमें FBR से जाके मिलेगी, नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स। ये तो ऑनलाइन बंदा खुद भी बना सकता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन है कंप्यूटर के और ऑनलाइन के हवाले से तो वो जाके ले सकता है। पर इसमें जो है ना प्रोसीजर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। किसी लॉयर से करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लॉयर जो होते हैं वहाँ से जा हम उनको कुछ उनकी फ़ी देते हैं। हाँ, तकरीबन 1000 रुपये उनकी टैक्स की फ़ी है इनको, वो जाके हमें पे करनी पड़ती है। वो हमें नेक्स्ट डे हमें सारा फॉर्म दे देती हैं। अब हमारे पास फर्म का नाम भी है, मेंबरशिप भी है। मेंबरशिप अभी नहीं है। अभी नहीं है।
ये जो टैक्स नंबर आया है और जो नेम है फर्म का, ठीक है। वो लेके वापस हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएंगे। ओके। वो जो सेकंड वाला फॉर्म है, ये वाला, और ये वाला, ये दोबारा फिलअप करेंगे और उनके वापस पे करेंगे। यानी इसमें इसकी हम फी के साथ नाम लिखेंगे जी हाँ, और मेंबरशिप नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, मेंबरशिप नंबर लिखेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। उसमें इसके अलावा हम अपनी टेलीफोनिक अपना डिटेल देंगे, फैक्स नंबर देंगे, ईमेल देंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी मेन प्रोडक्ट क्या है, यानी ये कंपनी हम यानी किस पर्पस के लिए किस बना रहे पर्पस के लिए बना हैं, ये रहे सारी हैं। चीज़ें मेंशन होंगी। जी हाँ, फिर कुछ ये फॉर्म वहाँ पे जमा हो जाएगा। कुछ जी हाँ, कुछ होती है कि स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं, जैसे कोई लेदर फील्ड में आ जाता है, कोई सर्जिकल फील्ड में आ जाता है। कुछ होते हैं कि वो कंबाइन कर लेते हैं, उनको 2 या 3 ज़्यादा आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिटेल दे देते हैं। ये जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे वो बताते हैं कि हम सर्जिकल की भी शो करेंगे, लेदर की भी करेंगे, उसके बाद एक्सेसरीज जो हैं दूसरी, वो सब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने चाहिए। जी हाँ, मेंशन करेंगे वहाँ। सही। उसके बाद ये फॉर्म दोबारा जमा हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रोसेस उसके बाद हमें एक मिलेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप। ये हमें एक कार्ड इशू होगा वहाँ से, मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा। जी हाँ, यानी अब आप बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन चुके हैं बन चुके हैं, और फर्म भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, फर्म हो गई है रजिस्टर। नेशनल टैक्स नंबर हमारा बन चुका जी है। बिल्कुल। अब हम कानूनी तौर पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम कानूनी कर सकते हैं अभी। इसी फर्म के नाम पे अब हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, जी हाँ, इसी का लेटर हेड बनवाएंगे। लेटर हेड अगर बनवाएंगे, विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं तो वो भी इसी के उससे इसी सेम कंपनी के बनवाने पड़ेंगे Same हमें। अब हम कानूनी तौर पे एक्सपोर्ट करने के मजाज हो चुके हैं। जी बिल्कुल। खा वो कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वो फर्नीचर हो सकता है, वो मशीनरी हो सकती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है। अब हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब मरहला ये आता है कि जी हमने कंपनी तो बना ली, जी हमने ऑफिस भी बना लिया, हम ऑफिस में बैठ भी गए, अब हम एक्सपोर्ट के लिए कस्टमर्स कैसे ढूंढें? कस्टमर अब 2 तरह में होते हैं। एक तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल से करते हैं। जिस भी प्रोडक्ट है हमारी, जिस तरह की भी है, फूड्स में है, लेदर में है, सर्जिकल में है, हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, बाय कंट्री सर्च करते हैं, बाय सिटी सर्च करते हैं। वहाँ से हमें उनका ईमेल एड्रेस मिल जाता है, तो वहाँ हम उनको ईमेल अपनी करते हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारी अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। अगर कस्टमर चाहता होगा कि हमसे प्रोडक्ट लेना, वो हमसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद हम उनसे तय कर लेंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हमारा ये रेट है, इस तरह हम वो कर लेंगे। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है जी, क्या एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कस्टमर को चाहिए उसकी प्रोडक्ट और उसका रेट। जो प्रोडक्ट उसके रेट के अकॉर्डिंग मिल रही है, वो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि हम बाकायदा हमारी कंपनी हो, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हमारी मशीनरी लग रही है, कुछ ज़रूरी नहीं है। हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आउटसोर्स करने की सूरत में हम इनवाइस अपनी ही देंगे या उस कंपनी की देंगे जिससे हमने प्रोडक्ट परचेज किया? नहीं, इनवाइस हम उसकी देंगे जिससे हम अपनी शिपमेंट भेज रहे हैं। यानी आप अपने नाम की, अपनी कंपनी के नाम की इनवाइस आगे भेजेंगे? जी हाँ, हम अपनी कंपनी। गुड। अब सिर्फ गूगल का सहारा नहीं लिया जा सकता, नहीं, इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अपना कस्टमर ढूंढ सकें? इसके अलावा होती हैं कि एक्सपो लगते हैं, हर कंट्री में एक्सपो लगते हैं। उसके अलावा हर डिफरेंट अपना प्रोडक्ट के हवाले से लगते हैं। सर्जिकल का अलग से एक्सपो लगेगा, लेदर फील्ड का अलग से लगेगा, और वेजिटेबल फ्रूट्स इनका अलग से लगेगा। लाहौर में एक्सपो सेंटर है? जी हाँ। सियालकोट में भी है? सियालकोट में नहीं है, लाहौर में और कराची में है। लाहौर और फिलहाल कराची में। यानी एक्सपो में अगर आपने जाना है तो लाहौर और कराची में ही जाना है। लाहौर और कराची। गुड। वहाँ पे आप यानी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इंट्रोड्यूस करें। क्या एक और सोर्स भी तो है कि हम अपना वेबसाइट बना लें और उस वेबसाइट को आगे जो है ना मार्केट में डालें? वेबसाइट जो है ना, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का ये एक तरीका है। अगर वेबसाइट होगी तो हम अपने कस्टमर को मेल कर सकेंगे
क्योंकि हम अपनी पर्सनल जीमेल या ईमेल से हम अपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते और ना ही वो हमें इसका जवाब देगा। सही। जब हमें अपनी एक बाकायदा वेबसाइट बनवाएंगे तो उसके ईमेल के थ्रू हम उसको ईमेल करेंगे और उसको पता होगा कि ये वाकई एक कंपनी है, ये बाकायदे का रजिस्टर्ड बंदा है। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हमारे सारे डॉक्यूमेंट शो होंगे, हमारे सर्टिफिकेट शो होंगे कि हम ये हर अदारे से हम रजिस्टर्ड हैं, हमारा ये सर्टिफिकेट है। यानी आपकी कंपनी एक तो फिजिकली कहीं पे मौजूद है। जी हाँ। आपका जो सॉफ्ट इमेज है या सॉफ्ट चेहरा है वो आपका वेबसाइट दिखाएगा पूरी वेबसाइट दुनिया को दिखाएगा। कि हम क्या है जी और हाँ। क्या करते हैं। क्या ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे ईबे है, अमेज़ोन है, अलीबाबा है, इनके ऊपर भी हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो सबसे बेहतरीन तरीका हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए हम वहीं रजिस्टर करते हैं। उनकी कुछ मेंबरशिप फ़ी होती है तो हमें उनकी मेंबरशिप फ़ी पे करनी पड़ती है। हम वहाँ पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे अपलोड करते हैं। जो ये है अलीबाबा है या अमेज़ोन है, इनको हम कांटेक्ट कैसे करें कि हम अपना यहाँ पे अकाउंट खोलना चाहते हैं? और जो सिटी है, जो मेन सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इनके ऑफिसेज बने होते हैं। अलीबाबा के हैं, अमेज़ोन के हैं, दराज पीके के हैं, इनके सब के। तो आप वहाँ से जाके उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको टोटल गाइड कर देंगे कि हम आपने कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, आपको कितने स्टोर्स अवेलेबल होंगे और कितनी सेल आप कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं वो उसके हिसाब से आपका फीस पे करके आपके अकाउंट खोल। जी हाँ, उनकी 2 से 3 कैटेगरीज होती हैं, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा और उसी तरह आपको वहाँ पे स्टोर आपको ऑनलाइन दे देंगे। हमने कोई भी सोर्स इस्तेमाल करते हुए, गूगल को यूज़ करते हुए, वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए, अमेज़ॉन, दराज पीके, कोई भी, हमने एक कस्टमर ढूंढ लिया या हमें एक कस्टमर मिल गया, हमने उसको सेटिस्फाई कर लिया, हमारे रेट्स तय हो गए। जी हाँ। अब वो बंदा हमें पेमेंट भेजता है, जी हमारे अकाउंट में वो पेमेंट आ गई है। आगे अगर हम उसको कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं करते तो वो हमें कैसे पकड़ सकता है या कैसे वो हमसे प्रोडक्ट वसूल कर सकता है या पैसा वसूल कर सकता है? इस तरह अमूमन होता नहीं है, ऐसा हम करते भी हैं। सम टाइम हो जाता है। हो जाता मैं है। जस्ट पूछ रहा हूँ कि इसमें ना मैं ये समझना चाहूँगा कि वो गारंटी क्या इन्वॉल्व होती है कि वो हमें पैसे दे रहा है और हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। सम टाइम ऐसा है कि हम उसको प्रोडक्ट भेज देते हैं और वो हमें पैसा नहीं देता, जी हाँ। या वो हमें पैसा दे देता है और हम उसको प्रोडक्ट नहीं देते। तो इस चीज़ में गारंटी क्या होती है? इसमें एक तो पहले तय कर दिया जाता है कि हम पेमेंट मेथड हमारा क्या होगा, एडवांस में होगा, एलसी में होगा या क्रेडिट पर होगा। एडवांस में होगा तो वो आपके अकाउंट में पे कर देगा टोटल, या आप उनको कहेंगे कि 50% हमें पहले एडवांस पे कर दें, 50% जब हम आपकी शिपमेंट कंप्लीट कर देंगे तब पे कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा एलसी पर हो जाएगा। वो सबसे बेहतरीन तरीका है आपके पेमेंट को बचाने के लिए कि कोई भी फ्रॉड है। एलसी किस चीज़ का एब्रिविएशन है बोला? लेटर ऑफ क्रेडिट का। लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें तो बैंक इन्वॉल्व होता है ना? बैंक टू बैंक इन्वॉल्व होता है। ओके। और इसके अलावा जो क्रेडिट पर है उसमें भी बैंक ही इस्तेमाल होगा। वो बैंक के थ्रू हमें गारंटी मिलेगी कि ये हम इसको शिपमेंट भेजेंगे और इसके अगेंस्ट ये हमें पेमेंट कर देगा। मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, एलसी को थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। वो बंदा जो हमारा कस्टमर है वो पेमेंट बैंक को भेजेगा या आपके अकाउंट में भेजेगा? वो सबसे पहले हमारे अकाउंट में भेजेगा। ओके। इसके बाद एलसी ओपन होगी हमारे अकाउंट हमारे बैंक में, जिसमें हमारा अकाउंट होगा। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट उस वक्त ओपन होगा, यानी जब वो पेमेंट करवा के आपको लेटर भेज देगा। लेटर भेज देगा। अब हमने एलसी ओपन करनी है बैंक में। जी हाँ। तो बैंक हमें कोई यानी क्या डिमांड करता है हमसे एलसी ओपन करने के लिए? बैंक एलसी ऐसे ही ओपन नहीं कर देता हर किसी को। बैंक एलसी उसको ही ओपन करके देगा जो उसका ट्रस्टफुल कस्टमर होगा, जिसका अकाउंट्स होगा बाकायदा उस बैंक से रजिस्टर्ड होगा और उसको पता होगा कि ये हमारी कंपनी जो कस्टमर है ये हर मंथली या एनुअली इतनी सेल कर रहा है अपनी, कि हम इसकी गारंटी दे भी देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा कि या फ्रॉड नहीं करेगा किसी के साथ। या सम टाइम इस तरह होता है कि हम न्यूली कस्टमर हैं उनके और हम इतने ट्रस्टफुल नहीं है उनके लिए,
तो वो हमें क्या देगा कि आप इतनी % अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं तो हम उससे पे कर देंगे उससे आपको, पे कर या कुछ ना कुछ आपसे गारंटी लेगा वो। कोई ना कोई गारंटी, खा वो आपके ज़मीन के कागजात हो सकते हैं, सोना हो सकता है, मूवेबल कैश हो होगी, सकता है, इमूवेबल होगी, किसी कोई भी तरह चीज़ की गारंटी लेगा। ले सकता है वो। उसके बाद वो पेमेंट जो कस्टमर ने आपके अकाउंट में भेजी है वो आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल अब आप उसको कंसाइनमेंट भेजने के पाबंद हैं। पाबंद है। अब यहाँ पे ना मेरे पास दो चीज़ें हैं। जी पहली चीज़ मैं ये पूछता हूँ जो सबसे आसान है, जो सबके जहन में, कि ये कंसाइनमेंट अब हम भेजेंगे कैसे? ये हम उसके साथ तय कर लेंगे कि हम उसको किस तरह चाहिए। मतलब हम भेजनी तो हमने ड्राई पोर्ट से हैं, उसमें अगर दो तरह में आ जाती है, बाय सी आएगा और बाय एयर आएगा। और इसके बाद होगा कि हम उसके साथ सारा कुछ तय करके हम एक अपना कस्टम एजेंट हायर करेंगे और कार्गो एजेंट हायर करेंगे। एक मिनट, कस्टम एजेंट अलग है और जी। कार्गो एजेंट अलग है? जी दोनों डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट है। कस्टम एजेंट जो होगा वो आपका कस्टम क्लियर करवाएगा, कस्टम क्लियर करवा सकते और ये हर ड्राई पोर्ट पे मौजूद होते हैं हर ड्राइवर मौजूद होते हैं, और ये रजिस्टर्ड होते हैं। बाकायदा गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कचहरी में जाते हैं तो हमें जगह जगह वकील बैठे हुए नजर आते हैं। सेम टू सेम। ड्राई पोर्ट पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें इजीली कस्टम एजेंट मिल जाएंगे। जी बिल्कुल मिल उनकी जाएगी। फीस होती है या कमीशन होता है? नहीं वो उनकी फ़ी होगी। वो फीस लेंगे फीस और हमें बता देंगे कि इस चीज़ के ऊपर इतना कस्टम लगेगा और जी। वो कस्टम क्लियर करा के देना उनकी जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेदारी होगी। ओके, क्लियर। अब दूसरा आपने बताया कार्गो एजेंट। कार्गो एजेंट। कार्गो एजेंट के जिम्मे क्या काम होगा? कार्गो एजेंट के ज़िम्मे वो आपको फ्रेट देगा, किराया देगा, और वो यहाँ से हमारे होम ऑफ प्रोडक्शन से अपनी शिपमेंट उठाएगा। यानी आपकी फैक्ट्री से ही वो आप प्रोडक्ट को उठाएगा, प्रोडक्ट को आप वो प्रोडक्ट वहाँ नहीं पहुँचाएंगे? नहीं, वह हम नहीं लेके जाएंगे। ओके। वो यहाँ से अपनी गाड़ी भेजेगा, हम उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे, उसके साथ इनवॉइस लिस्ट देंगे, प्राइस लिस्ट देंगे, पैकिंग लिस्ट देंगे, सारे डॉक्यूमेंट उसको दे के यहाँ से भेज देंगे। ठीक है। जो आगे हमारा क्लियरिंग एजेंट होगा, जिसको कस्टम एजेंट कहते हैं, वो आगे उनसे कांटेक्ट कर लेगा। वो उनसे कांटेक्ट में रहेगा? वो उनसे कांटेक्ट कर लेगा। ओके। जो शिपमेंट वो उसके हैंड ओवर करेगा, वो आगे जो अपने ऑफिसर्स हैं उनसे रब्ता करके हमारी शिपमेंट को क्लियर करवाएगा। ओके। क्लियर होने के बाद वो चलेगी कार्गो के पास। कार्गो इस बात का जिम्मेदार है कि उस मुल्क में जहां आपने शिपमेंट भेजनी है वहां चली जाए। जी वो पाबंद। वो वहां सिर्फ पोर्ट पे देने का पाबंद है या उस बंदे को पहुंचाने का पाबंद है जिसने हमें ऑर्डर दिया है? ये हमारे और कस्टमर की मर्जी होती है कि हम किस तरह, या कस्टमर किस तरह चाहते हैं। कुछ इसमें टर्म्स यूज होती हैं, FOB, CNF। FOB है फ्रेट ऑन बोर्ड। फ्रेट ऑन बोर्ड। हम अपने यहाँ से जो शिपमेंट उठाएंगे, जो उस कंट्री का बोर्ड होगा, पोर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ तक हम उसको भेजेंगे। आगे क्लियर करवाना, आगे मूव करना उसकी जिम्मेदारी। पोर्ट से लेके उसके गोडाउन तक जो भी प्रोसेस होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। ओके। इसको कहते हैं FOB। ठीक है। एक होता है CNF। CNF मतलब? ये कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ओके। जिसमें हम अपनी कास्ट जो है ओरिजिनल कास्ट भी पे करते हैं। इंश्योरेंस अगर अल्लाह ना करे कि रास्ते में कोई इस तरह के हादसा हो जाते हैं, ठीक है, कि हमारा डैमेजेस हो जाता है, तो इंश्योरेंस से हम उसको पे कर सकते हैं वो वापस। और फ्रेट जो हमें कस्टमर एजेंट से हमने लेंगे वो उससे देंगे। इसमें ये होगा कि हम अपनी फैक्ट्री से लेकर उस कस्टमर के गोडाउन तक जो भी खर्चा होगा हम खुद पे करेंगे। खुद पे करेंगे। जी हाँ। एक होता है C&F, जिसमें कस्टम और फ्रेट होगा। जो अपना कस्टम पे किया जाएगा वो भी हम पे करेंगे, और जो फ्रेट होगा वो भी हम ही पे करेंगे, और इसमें इंश्योरेंस नहीं ऐड होगी। ओके, समझ आ गया। वीबॉक क्या है? वीबॉक एक हमारी गवर्नमेंट ने एक नया अदारा कायम किया है। वीबॉक में हमें अपनी कंपनी अब रजिस्टर करवाना मस्ट है, उसके बगैर हम अपनी कोई भी शिपमेंट नहीं भेज सकते। और ये वीबॉक रजिस्टर्ड कहाँ से होगा? ये हमारे ड्राई पोर्ट से रजिस्टर होगा, वहाँ से एक अलग से एक अदारा कायम कर दिया गया है। ठीक है। वहाँ से जाके हम अपना फॉर्म लेंगे, उनको अपनी डिटेल देंगे और उनको बताएंगे कि हमारी ये कंपनी है, हम ये काम करते हैं, और हमारी जो भी टोटल डिटेल होगी जो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दी है वही डिटेल उनको देंगे। इसका पर्पज़, वीबॉक का पर्पज़ असल में क्या है कि जो हमारा कस्टमर है वो अगर हमें वेरीफाई करना चाहता है
तो वो वीबॉक के ज़रिए वेरीफाई करेगा कि हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए वेरीफाई करेगा कि हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं? सबसे पहली बात तो है कि कस्टमर ने हमें वेरीफाई करना है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएगा। ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी डिटेल लेगा। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए वो हमारे बैंक अकाउंट चेक कर सकता है। ठीक है। उसके बाद वीबुक तो अभी न्यूली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये भी एक वेरिफिकेशन का ही तरीका है। और जो हमारे जो कंपनीज है उसको गवर्नमेंट लिस्ट में एंटर करने के लिए उन्होंने ये अदारा बनाया हुआ है। सही, यानी वीबॉक लेना भी लाजिम है। लाजिम है। इसका फीस भी है? इसकी फ़ी आपको वहाँ पे जाके पता लगेगी कि इसकी फ़ी कितनी है। राउंड अबाउट 4 से 5 हज़ार इसकी फ़ी होगी वहाँ पर। ठीक है। ठीक है, और जो हमें ऑन टाइम वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। जो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबरशिप लेते हैं, जी हाँ, वो परमानेंट होती है या रीन्यू करवानी पड़ती है? हर एनुअली हमें उसको रीन्यू करवानी उसकी पड़ेगी। हर साल हमें फीस पे करना? जी हाँ, उसकी तकरीबन 3500 फीस है, वो हमें हर साल पे करनी पड़ेगी। जो वीबॉक है ये हर ड्राई पोर्ट का अलग है या एक मरतबा बन गया तो वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है? नहीं, ये हर ड्राई पोर्ट का एक अलग हर अदारा ड्राई पोर्ट बनाया का हुआ अलग है। जी हाँ, यानी वो वीबॉक नंबर हमें हर उस ड्राई पोर्ट से लेना जहाँ से हम प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं। जी हाँ। क्या प्रोडक्ट वसूल करने के लिए भी वीबॉक चाहिए? नहीं, प्रोडक्ट जब हम इंपोर्ट करेंगे उसके लिए ये प्रोसीजर नहीं होगा। हम कम से कम कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट है या जितना मर्जी भेजें? कम से कम जो है ना, हम अपने 1 या 2 पीसेज आते हैं वो सैंपल्स में हैं और जो कि ये शिपमेंट में नहीं आते हैं। राउंड अबाउट अगर 10 kg आपकी शिपमेंट का वेट है तो ये शिपमेंट में नहीं आएगा, ये सैंपल में आएगा। और उसके ऊपर ना तो कोई कस्टम एजेंट अपना कोई हायर करना पड़ेगा, ना ही हमें कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ना ही हमारे कस्टमर को। ओके, और इसकी ये अनलिमिटेड होती है कि वो आप पर होता है कि आप कितनी पे अपना भेज सकते हैं, जितना मर्जी चाहें हम जी भेज हाँ। सकते हैं। एक्सपोर्ट बाय एयर भी होती है और बाय सी भी होती है। बाई सी होती है। जो बाय एयर होती है वो कॉस्टली होती है और जो बाय सी है वो ज़रा लेस कॉस्टली होती है। ओके। अब अगर कोई चीज़ है 1, 2 कार्टन, 4 कार्टन, 5 कार्टन, उसको तो बाय एयर ही भेज देना बेहतर होता है। जी हाँ, बाय एयर भेजने के लिए कौन सी कंपनीज जो है वो सूटेबल है? सूटेबल वो रहेगी कि आप अपने कार्गो एजेंट को जाके उनसे पूछें कि वो किस कंपनी के थ्रू भेज रही हैं। कुछ होते हैं DHL के साथ उनका कांटेक्ट होता है, कुछ FedEx के साथ होता है, कईयों की अपनी खुद की कंपनीज होती हैं, वो खुद डायरेक्ट सप्लाई करते हैं वहाँ पर। सही। तो हमारे लिए सबसे बेहतर ये होता है कि हमें एक टाइम पर कौन भेजेगा शिपमेंट, जितना हमने कस्टमर को टाइम दिया है वो ऑन टाइम कौन वहाँ पे पहुँचा सकता है। और सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेट, जिसका हमारे लिए सूटेबल होंगे हम उससे काम करेंगे ताकि हमारे ऊपर भी बर्डन ना पड़े और हमारे कस्टमर के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। ये जो कार्गो एजेंट्स होते हैं जी, ये रजिस्टर्ड होते हैं? ये बाकायदा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं और इनको एक लाइसेंस इशू किया जाता है। यानी ये इन पे ट्रस्ट किया जा सकता बिल्कुल ट्रस्ट किया जा सकता है। है। क्या इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए होती है कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ पहुँच गई है, जी। तो वो यानी जो डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट वहाँ पे जाते हैं वो वहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प करके आपको भेजे, ये लाजिम होता है? जी बिल्कुल, एकदम हमारा कस्टमर हमें इन्फॉर्म करेगा कि हमारी शिपमेंट चली गई है। और दूसरा जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच किए थे, प्राइस लिस्ट, पैकिंग लिस्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, वो कंपनी द्वारा अपने स्टैम्प एंड साइन करके हमें वापस भेजेगी और उसके थ्रू ही हम अपनी रिमाइंडिंग जो हमारा बैलेंस होगा बैंक में, जो हमारी पेमेंट होगी, हम वो पेमेंट डॉक्यूमेंट दिखा के हम अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। जो बड़े एक्सपोर्टर्स जी हैं हाँ। उनके कंपनीज के साथ या अफराद के साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, जी वो तो उनके साथ क्रेडिट भी करते होंगे। जी बिल्कुल, क्रेडिट करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्रेडिट टाइमलाइन भी है कि इतने अरसे के अंदर पैसा वापस आना चाहिए, या बस क्रेडिट कर दिया वो ले ले ना ले ना ले? अब पहले इस तरह होता था कि वो हम उनके साथ क्रेडिट कर लेते थे, तो अगर हम कभी जाते थे उस कंट्री में विजिट करते थे तो हम उनसे ले लेते थे, या हमें ज़रूरत होती थी तो हम उनको कह देते थे कि हमें पेमेंट चाहिए, हम भेज दें। अब गवर्नमेंट ने एक अदारा अपना रूल बना दिया, जैसे वीबुक है, उसमें हमें शो करना पड़ता है कि 3 महीने तक हम अपनी पेमेंट को अपनी कंट्री में लेके आने के लिए
पाबंद हैं उसके। यानी असल में वीबॉक इस चीज़ को भी इंश्योर करता है जी कि जो आपने वहाँ पे चीज़ भेजी है उसकी पेमेंट इन टाइम यानी 90 दिन के अंदर वापस पाकिस्तान आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। सही, गुड। अच्छा, ये जो आपके पास ये है फाइल पड़ी हुई है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नोट्स, ये कोई भी बंदा हासिल कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कोई भी ले सकता है। किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके वहाँ से ले सकता है? नहीं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तो नहीं है, अच्छा ये हमारे पर्सनल के हैं। अच्छा, ये पर्सनल पर्सनल है, हमने यूज़ करने के लिए रखे हुए हैं। जी हाँ। गुड, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं सियालकोट में फिर कभी आया तो अक्सर मैं आता रहता हूँ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो सवालात जमा हो चुके होंगे मैं उनको लेके एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आऊँगा जी। तो वो जो तिश्नगी होगी या वो सवाल जो मैं नहीं पूछ सका दोस्तों के जहन में होंगे, वो जब मुझसे सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम आपके साथ और करूँगा। जी बिल्कुल। बहुत मेहरबानी सर, ओके, थैंक यू, मज़ा मज़ा आया जी।